अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बर्दार। यह पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मैं साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सिने कॉलम नगाह तजियाकार अदरीसना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बगैर किसी शोर शराबे के हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बहुत शुक्रिया। ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना कि बगैर किसी शोर शराबे के, यानी कि अपोजिशन की बगैर किसी मुदाखलत के बजट पेश कर दिया, और ये बड़ी शादियाने बजाने वाली बात है। यही सबसे अफसोसनाक पहलू है जी कि आपको कोई रोकने टोकने वाले नहीं है। मतलब हमारे मुल्क में रवायत तो बड़ी बुरी थी कि बजट की कापियां फाड़ के फेंकनी वगैरह वगैरह। ये जो इमरान खान कहा करते थे ना कि खुददार कौम बनानी है पाकिस्तान के अवाम को वगैरह वगैरह, था तो वो भी सारा ड्रामा। खुददार कौम कहाँ उन्होंने बनाना था, उन्होंने भी IMF के शिकंजे तले। जब ये बजट पेश होना था तो उससे पहले 1 महीना पहले इन्होंने IMF को तड़ियां लगानी शुरू कर दी मौजूदा हुकूमत ने, और बिलखुसूस जनाब इसाक डार साहब ने। इन्होंने कहा जी कि हम IMF के बगैर बजट पेश करके दिखाएंगे। मैं तो बड़ा खुश था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस दफा हम IMF की मुदाखलत के बगैर बजट पेश करेंगे जी। लेकिन ऐन लम्हे पे जो हुआ, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान मीडिया जो है इसने अवाम दोस्त होने का सबूत नहीं दिया। हुआ ये कि जिस रोज बजट पेश करना था, हुकूमत पाकिस्तान ने जो भी बजट बनाया था, इन्होंने IMF से बना बनाया बजट आया और बड़े खुफिया अंदाज से उसे पार्लियामेंट हाउस में पहुंचाया गया। उसकी कॉपीज तमाम पार्लियामेंट को दिया गया, अपोजिशन को भी और हुकूमती अरकान को भी। इसाक डार साहब ने वही तकरीर की जो IMF ने बना के भेजी थी हमें। ये मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, और आपको पता है नाजबरदारी में जो बात की जाती है वो बड़ी मुसद्दका होती है। तो IMF का अप्रूव्ड बजट जो था वो पेश हुआ, और उस पर इस दफा किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं हुआ जी, कोई कापियां नहीं फाड़ी गई, और हुकूमत ने जनाब बड़ा इजीली वो बजट पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने पेश किया, 1 सेकंड नहीं लगना था उस पर। जब मुदाखलत ही नहीं हुई तो बजट तो मंजूर होना ही होना था। इसाक डार साहब की परी बजट और पोस्ट बजट जो तकारीर हैं वो दोनों मैंने सुनी है, और बहसीयत पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का आखिरी बजट था। अच्छा, जो साबिका बजट जितने भी पेश हुए हैं उसमें और इनमें कोई फर्क नहीं था। इस बजट में कोई ऐसी नई बात नहीं थी कि बंदा तनकीद करे कि जी पिछले बजट तो जो थे उनमें ये होता था वो होता था, उनमें दूध की नहरें निकालने की नवीद होती थी। तो इसमें चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए इसको हदफ तनकीद बनाया जाए। वही रूटीन की बातें, वही सब कुछ जैसे पिछले तमाम बजट्स में होता है, वही बजट इस दफा पेश किया हमने। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में, हमेशा ऐसे होता है। वही लॉलीपॉप है, वही लफ्जों का हेर फेर है, सब कुछ वही है। कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है जी। सरकारी मुलाजिमीन को जो इन्होंने रिलीफ देना था, अफसोस की बात जिस नुक्ते पे मैं रुका हूँ वो ये था कि इस हुकूमत का ये आखिरी बजट है। अच्छा, पहला कह लें या आखिरी कह लें, जो भी आप कहें, इन बेचारों को तो जुमा 8 दिन सारे मिले ना। जब ये आए फौरी तौर पर एक बजट पेश करना था, और जब जा रहे हैं तो एक बजट पेश करके जाना है। हुकूमत को जो वक्त मिला था 1 साल का या 1.25 साल का, उसमें 2 बजट आ गए इनको, और एक बजट ये आ गया जो इन्होंने देके जाना है। मैं बार बार कह रहा था कि आप IMF की मर्जी के बगैर बजट पेश नहीं कर सकते। उसकी मंशा होगी तो आप बजट पेश करें, लेकिन इसाक डार साहब ने कहा था कि हम इस दफा IMF की मर्जी के बगैर बजट, उसकी मतलब हमने मशरूत ही नहीं करना उनकी इंस्ट्रक्शंस पे। ये बजट हुआ और उन्होंने लिख के भेजा तो आपने किया। इसके बावजूद वो आपको अभी तक, वो जैसे कहते हैं ना नाको चने चबवा रहे हैं, आप एड़ियां रगड़ रहे हैं, और अभी तक स्टाफ लेवल का मुआहदा भी नहीं हो रहा IMF के साथ। तो ये सारी सूरत हाल है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा हुकूमत को इस बात का इल्म है कि हमने जाना है अवाम के पास। इंतखाबात 2024 में इंतखाबात लग तो ये रहे कि 2024 में इंतखाबात हुए, ये 2023 मुझे तो इंतखाबात का साल नहीं लगता। हुकूमत के तेवर बता रहे हैं हर चंद के इन्होंने बजट रख दी है, इसमें बजट में रखा है फंड्स रखे हैं इन्होंने इलेक्शंस के लिए, आम इंतखाबात के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि इन लोगों ने जाना नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। अपोजिशन तो इस मुल्क में है नहीं। जो अपोजिशन थी PTI, उसको उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया, उसके इतने टुकड़े अभी होने बाकी हैं। जो कप्तान है उनका हशर नशर अभी होना बाकी है कुछ ही दिनों तक, मतलब हफ्ते 10 दिन में वो अरेस्ट होंगे। और अरेस्ट क्या होंगे, मेरे ख्याल में जमान पार्क जो है उसे सब जेल करार दे दिया जाएगा। वो पूरी तरह नजरबंद होंगे, और तमाम फैसिलिटीज, मतलब वो ना किसी की कॉल सुन सकेंगे, ना किसी का कॉल ले सकेंगे, इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं होंगी, तो वो उसे सब जेल करार देंगे और उसी में नजरबंद कर देंगे इमरान खान को इब्तदाई तौर पर। बाद में क्या करते हैं इसका नहीं मुझे पता। खैर, जो अपोजिशन है PTI, उसको इन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। PTI के लीडर जो है वो अपने घर में बंद है, और उस पर 150 से ज्यादा मुकदमात में, जिसमें कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, बगावत के मुकदमात हैं।
तो वो तो इमरान खान साहब तो इतनी जल्दी आपको हिलते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो आसानी से बाहर निकले, मूव करें और किसी किस्म की मूवमेंट चला सके जी। वो तो गई आपकी अपोजिशन। बाकी जो अपोजिशन है, अब समझ नहीं आ रही हुकूमत कौन है और अपोजिशन कौन है। मिसाल के तौर पर ये जो 13 इत्तेहादी बैठे हैं, ये तो सारे के सारे हुकूमत है। अब मुस्लिम लीग की मुखालफत करनी थी पीपल्स पार्टी ने, तो मैंने कहा था जब ये एक इमरान खान की ये सूरत हाल नहीं थी, पीटीआई पर ये सवाल नहीं आया था, तब भी मैंने कहा था कि यार पाकिस्तान के अवाम दुनिया के सबसे मठे गुग्गू घोड़े हैं। और भी मुल्कों में गुग्गू घोड़े होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में जैसे गुग्गू घोड़े हैं, इससे बेहतरीन गुग्गू घोड़े पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहते हो फलां अपोजिशन, भाई इमरान खान साहब जो कहते थे मैं अपोजिशन में, उनका सदर पाकिस्तान उनका बैठा है, दोनों सूबों में उनकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत थी, उस वक्त कश्मीर में उनकी हुकूमत थी, और वो कहते थे मैं अपोजिशन लीडर हूं। फिर जितनी भी जमातें हैं पाकिस्तान में, वो किसी ना किसी सूरत में कहीं ना कहीं हुकूमत कर रही थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, उनके जो चेयरमैन हैं वो जनाब वजीर खारजा आजमी है, फजलुर रहमान साहब हुकूमत में है, MKM हुकूमत में है, यानी कि सारी की सारी पार्टीज। तो बाबा पाकिस्तान में इमरान खान से लेकर यानी कि पीटीआई से लेकर कौन सी पार्टी है जो बरसे इक़्तिदार नहीं है? कौन कहता है कि जब मैं बरसे इक़्तिदार आऊंगा तो ये करूंगा? पीपल्स पार्टी कह सकती है जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे। भाई आप तो हुकूमत में, नून लीग के पास ये नारा नहीं है, स्लोगन नहीं है। अगर वो ये कहते हैं और सुनने वाले गुग्गू घोड़े सुन के चुप कर जाते हैं, तो उनसे ज्यादा गुग्गू घोड़ा कौन सा? भाई सारे के सारे हुकूमत में है। इस वक्त कोई भी अपोजिशन नहीं है। अच्छा, जो अपोजिशन थी, जिन्होंने 2 सूबाई असम्बलियां कुर्बान की थी, जिन्होंने विफाक से रिजाइन किया था, विफाक पे थूक के आए थे इमरान खान साहब, और मैंने कहा था खान साहब को ये थूकना चाटना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त उसकी वक़्त नहीं होगी। फिर उन्होंने थूका चाटा, वो कह रहे थे कि हमने वापस जाना है, उन्होंने नहीं लिया। फिर 2 हुकूमतें डिसॉल्व करके ये 2 सूबों की, नतीजा ये निकला कि आपने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया जी, वहां विफाक में आपने अपोजिशन खत्म कर दी। इमरान खान साहब की नालायकी है ये। विफाक में कोई अपोजिशन थी? राजा रियाज अब अपोजिशन लीडर है। भाई मैंने पहले भी कहा था कि राजा रियाज यूं समझ लीजिए कि अब आपने एक अर्दली अपना बिठाया हुआ है हुकूमत ने, उस बेचारे की क्या औकात है? वो अपोजिशन लीडर है? वो तो अपोजिशन लीडर नहीं है, वो तो उनका एक बिल्कुल छोटा सा मोहरा है, और सिर्फ वो इस बात पे वो टिका हुआ है कि आपने मुझे टिकट देना है, मुस्लिम लीग नून उसे टिकट देगी। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में, ये सारे के सारे हुकूमत में इस वक्त अपोजिशन में सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। और वो बेचारे, मैंने पहले भी कहा कि मुझे अफसोस है कि दुनिया में ऐसे अवाम कहाँ मिलेंगे जिनके साथ जुल्म होता है। तो ये पता है क्या कहते हैं, वो बड़ी मशहूर जो कहावत है कि लितर मारन वाले बधा दो। ये तो वो लोग हैं ना जो कहते हैं जी छितर मारन वाले बधा दो, असी इहदे विच ही खुश हां, हमारा टाइम ना वेस्ट हो। पाकिस्तान की तारीख में जो बजट पेश हुआ है, मुझे बड़ी कभी उम्मीद थी कि हुकूमत का आखिरी बजट है तो इसमें बड़ा रिलीफ देंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 50% तनख्वाहें बढ़ा देंगे सरकारी मुलाजमीन की। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन ही सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है जी, इसी तरह पेंशनर जो हैं वही सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम है, और वो कुछ 25 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं। तो वो जो सरकारी मुलाजमीन सबको, अच्छा 20 करोड़ लोग जो है उनको आपने क्या दिया है? आपने सिर्फ 5 करोड़ लोगों का बजट पेश नहीं करना होता, उसमें सरकारी मुलाजमीन और अशराफी हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बजट पेश नहीं करना होता। आपने उन 20 करोड़ लोगों का भी ख्याल रखना है जो बेचारे, जिसे कहते हैं ना कि सतह गुर्बत से नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन लोगों का ख्याल करना था। अगर मैं उन 20 करोड़ लोगों को देखूं तो बजट में ऐसी चीज ही नहीं है जो इन लोगों के लिए सिर्फ एक नशई खुश हो सकते हैं कि हमें सिगरेट्स पे मजीद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वही जो पहले राइज टैक्स हम वही देने पड़ेंगे जी। बाकी आप बाकी लोगों के लिए देखें, क्या उसके बाद इस बजट के बाद आप उम्मीद करते हैं कि लोगों को 2 वक्त की खाने की रोटी जो है वो मिलेगी? आप दालें हैं, बहुत सारी चीजें, उन चीजों का जरा आप गौर कीजिए। अच्छा, वो जो जिन्हें आप लग्जरी आइटम्स कहते थे, हमने उन पे बढ़ाई है, टैक्सेस बढ़ाए हैं। पाकिस्तान वाहद मुल्क है, आप जहां गाड़ी खरीदना तो बड़ा ख्वाब बन गया ना कि कोई बंदा छोटी सी गाड़ी खरीद ले जी। ये सुजुकी मेहरान वगैरह होती थी ना, कल्टस वगैरह, ये समझा जाता था ये मिडिल क्लासियों के लिए गाड़ियां बनी है। अब मिडिल क्लास का कोई बंदा मुझे मोटर बाइक खरीद के दिखाए इस मुल्क में, जिस मुल्क में 70 जो है वो 2.25 लाख रुपए की हो जाए, वो 70 जो 60-70 हजार रुपए की थी, अब वो 1,60,70 हजार रुपए की है जी। तो ये सूरत हाल है, और इस बजट ने रही सही उम्मीद जो है वो भी खत्म कर दी है मेरी। अब कोई गरीब आदमी जो है वो बेचारा गाड़ी खरीदने का तो ख्वाब भी नहीं देखेगा। अब तो बच्चों को मोटरसाइकिल लेके देना, और मोटरसाइकिल तो बुनियादी जरूरत है ना भाई, जिन्होंने स्कूल में जाना, अगर एक घर में 3 बच्चे स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं जी, तो उन बच्चों को, जो बंदा मजदूरी करता है या जॉब करता है कहीं पे, मिडिल क्लास के बंदे की बात कर रहा हूं, वो कैसे अपने सारे बच्चों को अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग तालीमी इदारों में छोड़ के आए?
और उसके बाद अपनी ड्यूटी करे, फिर 1:30 बजे 1 बजे जब उन्हें छुट्टी हो तो ऑफिस से निकले, उन्हें घर छोड़ के सबको बारी बारी और उसके बाद ड्यूटी पे जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग थे वो प्राइवेट कन्वेंस अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो रिक्शे लगवा दें बच्चों को, या यहाँ जो कैरी डब्बे वगैरह हैं वो लगवा दें, वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो उनके लिए यही होता है कि वो बेचारे बाइक्स ले दें अपने बच्चों को। पहली बात तो बाइक का पेट्रोल बहुत महंगा है, 300 रुपए लीटर तक यहाँ पेट्रोल गया, आप थोड़ा चले 250 हो गया। असल में सोचने वाली बात ही कि अब बाइक्स भी नहीं लोग खरीद सकेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, इस बजट ने तो बिल्कुल मायूस किया। मैं तो बहुत मायूस हूं। मुझे ये था कि इनका आखिरी बजट है, ये कोई बड़ा रिलीफ देंगे। हुकूमत किसी किस्म का बड़ा रिलीफ देने में कतई तौर पर फेल हुई है इस बजट में। और ये बजट मैंने कहा कि पहले भी ऐसे ही बजट आते थे जी। तो इसमें ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है कि आपने नारा लगाया था कि इस दफा हम IMF की मदद के बगैर बजट पेश करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है मीडिया इस बात को छुपा गया कि आपके पास ब्लैक बॉक्सेस में बजट बन के आया है। आपने बड़े खुफिया अंदाज में, बड़े हिफाजत के साथ वो कॉपीज जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाई और वहां तकसीम की और वो बजट आपने पढ़ के दे दिए। तो ये जो हमने इस पे अफसोस वाली, मेरे नजदीक अफसोस वाली, ये नहीं कि महंगाई हो गई है, महंगाई का तूफान आ गया, ये हो गया वो हो गया। और याद रखिएगा ये बजट सिर्फ 2 से 3 माह के लिए है। हुकूमत ने एक और चालाकी की है जी। पहले भी साल के लिए कभी भी बजट नहीं आया। हमारे पास मिनी बजट होता था 6 महीने बाद, अब तो हर महीने बजट आता है ना। पहले 3 महीने बाद भी आया, उससे सप्लीमेंट्री, अब हर महीने बजट आता है, बल्कि 15 दिन के बाद भी आता है जी। तो इसको तो आप गोली मारिए। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी कभी आजाद नहीं हो सकते, कभी आजाद नहीं हो सकते। हम लोग झगड़े हुए उसकी वजह कि हम पे जो हुक्मरान बैठे हैं वो इन लोगों के एजेंट हैं, वो IMF के एजेंट हैं, वो अमेरिका के एजेंट हैं। आपने अमेरिका को नाराज किया, अमेरिका ने आपका नाकता बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के अवाम जी के दिखाएं। तो आपकी पॉलिसीज बड़ी नाकस हैं। अब अगर आप नए ब्लॉक में गए हैं, ये खुशाइंद बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मिलकर जो आप ब्लॉक बना रहे हैं, उसमें आप अफगानिस्तान और बेशक इंडिया को भी शामिल करें, लेकिन पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमारे लोग जो हैं वो गुलाम हैं और इन्होंने तोक पहना हुआ है IMF की गुलामी का। इस बजट ने वो साबित किया कि हम एक आजाद कौम नहीं है। तो ये जो सबसे तकलीफ बात मेरे लिए ये है। बाकी जो लफ्जों का गोरख धंधा है, आपने यहाँ की चीजें उठा के वहां रख दी हैं, ये कैप उठा के उस कैप वहां पे कैप रख दी है। इसहाक डार साहब की सबसे बड़ी जो खामी है वो अपनी सबसे बड़ी खूबी समझते हैं। इन्होंने डॉलर पे आते ही ये कैप रखी थी। उस कैप का नतीजा ये निकला कि डॉलर जो था ओपन मार्केट में कहीं है और इंटरबैंक में उसका रेट कुछ है। उसका नतीजा ये निकला कि मसनूई महंगाई जो 50 से 60 रुपए के दरमियान डॉलर की मसनूई जो इन्होंने बहरान पैदा किया था, आज वो 25 से 30 रुपए का है। डॉलर का जो इंटर मार्केट का और बैंक का जो रेट है उसमें 50 से 60 रुपए का आज भी डिफरेंस है जी। उसकी वजह से जो महंगाई और लोग जो बर्बाद हो रहे हैं कारोबारी, हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही और ना ही पाकिस्तानी अवाम इस बात को समझ रहे हैं। ये 50 से 60 रुपए का जो डिफरेंस है, यूं समझ ले स्टेट बैंक के रेट में और मार्केट ओपन मार्केट के रेट में, डॉलर की बात कर रहा हूं, उसकी वजह से जो तबाही कर रहे हैं ना ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, इसका खमियाजा पाकिस्तानी अगले 50 साल भुगतेंगे। और मैंने बार बार कहा कि इनकी इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का वो कर्ज यूं समझ लें कि जो होता था 1 अरब रुपया, इनकी नाकस पॉलिसी की वजह से वो 2.25 अरब रुपया हो गया। तो ये है इनकी हिकमत अमली, ये कर रहे हैं 1 साल में। और शहबाज शरीफ साहब तो बस इस बात पे खुश हैं कि एक तो बांदर दे हाथ माचिस आई, वो इस बात पे खुश है कि मेरे दौरे नहीं पे मुकदे में वजीर आजम के तौर पर जाता हूँ, मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है वगैरह वगैरह, बड़े खुश हैं वो। और अब तो मुझे लतीफा आता है, हंसी आती है जब वो चीख वगैरह बन के घर से निकलते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब जब अवाम में जाएंगे तो इन्हें समझ आएगी कि चीख वगैरह बनना कितना महंगा पड़ा इन्हें, और मुस्लिम लीग नून को ये कितना महंगा पड़ेगा ये भी इन्होंने देखना है। ये जो इन्होंने आज मेरी इतलात के मुताबिक आज या कल में जनाब जहांगीर तरीन साहब एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब को मिलने जा रहे हैं, अपने आका को, नए आका उनके बने हैं, तो एक दफा फिर इंस्ट्रक्शंस लेने जा रहे हैं कि जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो तो पहले, अच्छा जहालत इनकी मुलाजा फरमाए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर हैं, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वेबसाइट पे उनके नाम होते हैं, सारे के सारे उसमें झुड्डू और जाहिल बैठे थे, किसी ने ये नहीं चेक किया और सबके पास लिस्टें मौजूद है कि कौन कौन सी पार्टीज रजिस्टर हैं। ये सारे शायद नशई बैठे थे, किसी एक ने चेक नहीं किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से अगर हम रजिस्टर करवाने जाते हैं तो पहले से रजिस्टर तो नहीं है। अब जो क्लेम आया कि वो पहले से रजिस्टर है, यार कैसे बेवकूफ लोग हैं ये पाकिस्तान की क़यादत करने जा रहे हैं। ये अवाम को निजात दिलवाएंगे, ये निकालेंगे बेरोजगारी से, ये इस दलदल से निकालने जा रहे हैं।
जिन जाहिलों को ये तक नहीं पता कि हम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट तो देख लें कि उस पर कौन कौन सी पार्टीज है और कोई नाम अवेल भी है कि नहीं जो हमने सोचा है। बिल्कुल जाहिलों की तरह एक नाम सोचा, उन्होंने सबने कहा जी जी बेहतरीन हो गया और वो रजिस्टर करवाने गए। आपको मत मारी गई है। आम बंदा जो है 1 सेकंड से पहले गूगल से चेक कर सकता है कि मैं ये नाम की, आप जब अकाउंट बनाते हैं फेसबुक का तो भाई आप चेक करते हैं ना पहले कि ये अवेल भी है कि नहीं। यूट्यूब पे आप जाते हैं कुछ चैनल बनाने के लिए जो भी, तो वो आपको बताते हैं इसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। लेकिन कैसे माशाल्लाह ये मुल्क को चलाने वाले, मुल्क की तकदीर का इन्होंने फैसला करना है। उन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि हमने इलेक्शन कमीशन। तो खैर आज वो नया दुख लेके गए जनाब नवाज शरीफ साहब की दरबार में, दरबार आलिया में लंदन। उन्होंने जाके बताने जी एक तो वो नाम फ्लॉप हो गया जनाब जो आपने अप्रूव किया था, और दूसरा जो अहम चीज है इशू, वो दोबारा गए हैं कुछ नाम लेके कि अब जनाब बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं मेरी तहरीक जो हमने बनाई है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में। अभी तो हम उसी का नाम लेंगे, जब नया नाम बताएंगे तो फिर हम बताएंगे। वो जो लोटा ग्रुप है ना, उन्होंने जो नाम अब मियां साहब ने जो दिया था, एक तो वो ये कहेंगे कि मियां साहब हमें तो इलेक्शन कमीशन ने पिछाड़ दिए, और दूसरी बात वो सीट एडजस्टमेंट वाली जो बात थी, मियां साहब जो 8-10 लोगों को एडजस्ट करना चाहते थे, अब वो कहें जनाब ये 200 लोग हो रहे हैं हमारे पास, तो इनको कहाँ एडजस्ट करना है। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, आने वाला वक्त आपको बताएगा कि इन लोगों के साथ क्या होता है। नवाज शरीफ साहब चाह के भी इन सबको अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा करते तो फिर मुस्लिम लीग नून भी खत्म हो जाएगी। मियां साहब इन लोगों को टिकटें नहीं दे सकेंगे। अब उन्होंने मियां साहब ने जो लॉलीपॉप दिए हैं, एक चोरी शुजात हुसैन साहब को दिया है कि जनाब आपके साथ मैं सीट एडजस्टमेंट करूंगा, आप मेरे साथ चलें। तो भाई 15-20 लोग तो वो भी है ना जो शुजात हुसैन साहब नाम देंगे कि जनाब पंजाब में इनको MNAs की टिकट दें, और 40 से 50 लोग वो देंगे MPs के। क्या मियां साहब उन्हें अकोमोडेट कर लेंगे? अब एक जहांगीर तरीन साहब चले गए, तो मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें कोई लारे तो लगा रहे हैं जहांगीर तरीन को, और वो जितने भी ज़हीन तरीन लोग इकट्ठे हुए ना एक जगह पे, वो सारे ज़हीन तरीन लोग और जहांगीर तरीन ये जरा गौर कर लें कि नवाज शरीफ साहब उन्हें जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, उन्होंने झंडी दिखानी है इन्हें। तो ये धोबी के वो ना बन जाए जो ना घर का होता है ना घाट का होता है। ये भी सोचे बाहर क्या पाकिस्तान में वही बचेगा, वही पार्टी बचेगी जो हकीकी मानों में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम अपोजिशन है, और अफसोस की बात है कि ये सबसे गई गुजरी अपोजिशन है जो बाहर निकल रहे, अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठा रहे। आपके पास सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, मैंने देखा है कि लोगों ने उस पर भी आवाज नहीं उठाई। इतना डर गए, इतना घबरा गए हैं कि वो उस पर बात ही करने को कोई तैयार नहीं। और पाकिस्तान का मीडिया चूंकि उन्हें पैसे मिले हैं, इसलिए वो तो इस बजट के गुन गा रहे हैं कि बड़ा कमाल का बजट पेश कर दिए। बाहर क्या अफसोसनाक बात है, एक तो हम IMF की गुलामी से नहीं निकल पाए, इस बजट ने साबित किया, और दूसरी बात ये कि हम इस बजट में आम आदमी के लिए 20 करोड़ लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, वही सारी चीजें थी जो पिछले 75 साल से हमारे बजट्स में होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के इस बजट में 2023 और 24 का जो बजट, इसमें कोई नई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।